नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लासेज में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट में इस बार जुड़ा है। वैसे ही हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, सेकंड ग्रेड में भी आता है। टॉपिक है महाजनपद काल। क्या है महाजनपद काल? पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व। पहला क्वेश्चन तो आपके यही बनता है कि इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो माना जाता है महाजनपद काल। क्या था मैं आपको समझाता हूं। देखो, हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आती है हमारी वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के बाद में जो टाइम पीरियड चालू होता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। और 600 ईसा पूर्व के बाद में आपके जो चालू होता है ये होता है महाजनपद काल। महाजनपद काल, ये वाला जो टाइम पीरियड है ये है आपके 600 से लेकर के 325 ईसा पूर्व। महाजनपद काल के बाद में चालू होता है मौर्य काल। मौर्य के बाद में चालू होता है मौर्योत्तर। मौर्योत्तर के बाद में चालू होता है आपके गुप्त। और गुप्त के बाद में चालू होता है गुप्तोत्तर। ठीक है, ये सारा टाइम पीरियड है। तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता भी है, वैदिक सभ्यता भी है, महाजनपद काल भी जोड़ दिया है, मौर्य काल भी हमारे कोर्स में है। मौर्योत्तर काल हमारे कोर्स में नहीं है। गुप्त हमारे कोर्स में है और गुप्तोत्तर भी हमारे कोर्स में है। तो आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो जा रहे हैं महाजनपद काल। जबकि ये जो है इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद काल। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद काल। यानी कि वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता इसके पूर्व की थी, क्योंकि आपको इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। माना ये चालू दे दें, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य काल, इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा प्राचीन भारत इतिहास स्टार्ट होता है, फिर वैदिक काल, फिर उसके बाद में महाजनपद काल। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो एक जो थी नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता की हम बात करते हैं तो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और महाजनपद काल, क्योंकि वैदिक काल के भी दो भाग है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ एक सेकेंड। देखिए, वैदिक काल का विभाजन हम दो भागों में करते हैं। एक तो करते हैं ऋग्वैदिक काल और एक करते हैं उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वेद है इसके जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। और जो उत्तर वैदिक है इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ये वाला जो टाइम पीरियड है इसमें लगभग 1000 के लगभग 1050 ईसा कहा जाता है। 1050 ईसा पूर्व के लगभग हमको यूपी के एटा जिले से सर्वप्रथम लोहे के अवशेष प्राप्त हुए। किसके अवशेष मिले? लोहे के। और लोहे के खोज होने के बाद में क्या किया जाने लगा कि जो धरती है उस पर खेती करना, कृषि उपकरण बनाना आसान हो गया। लोहे से ही हम तलवार, शस्त्र वस्त्र बनाने लगे और उससे क्या हुआ, युद्धों की परंपरा चल पड़ी। और जो जनपद थे, जनपद जो लोगों के निवास स्थान थे छोटे छोटे, वो जनपद किस में बदल गए? वो बदल गए महाजनपद काल में। और इस समय बिहार का जो क्षेत्र था वहां से बहुत सारा लोहे की प्राप्ति हुई। तो बिहार के अंदर एक है जनपद मगध, और मगध का सर्वाधिक विस्तार हुआ, वो भी हम पढ़ेंगे बीच में। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद काल। इसका जो टाइम पीरियड माना गया वो माना गया 600 से लेकर के 325 ईसा पूर्व। पहली चीज, इसको यूं भी लिख दिया जाता है कभी कभी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, यानी 6 सेंचुरी से लेकर के 325 सेंचुरी के इसका जो टाइम पीरियड है बीसी। ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? बीसी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है टाइम पीरियड। दूसरी हम बात करते हैं कि जो महाजनपद काल है उनका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है। तो इनका जो उल्लेख है वो हमको दो ग्रंथों में मिलता है। एक है बौद्ध ग्रंथ। एग्जामिनर ने प्रश्न बहुत बार पूछे, बहुत एग्जाम में लगभग यही प्रश्न पूछे जाते। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना अंगुत्तर निकाय।
अंगुत्तर निकाय। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैन ग्रंथ कौन सा है, तो आपको याद रखना है भगवती सूत्र। क्या याद रखना है? भगवती सूत्र। अधिकांश एग्जामिनर ये पूछता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो पूछ लेता है कि किस जैन ग्रंथ में महाजनपद काल का उल्लेख है, और हम अगर रट्टा मार के जाते हैं या ध्यान नहीं देते और हम ये ऑप्शन नंबर 1 पे होता है हम इसी को टिक कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसे याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ तो था अंगुत्तर निकाय, और जो जैन ग्रंथ था, जैन ग्रंथ कौन सा था, तो ध्यान रखना है भगवती सूत्र। तो इनमें हमको जो 16 महाजनपद है, अब महाजनपद कितने, तो ध्यान रखना 16 महाजनपदों की क्या मिलती है, सूची मिलती है कि ये 16 महाजनपद थे। इनमें से कुछ एक दो के नाम अलग भी मिलते हैं, बौद्ध ग्रंथ में अलग मिलते हैं, जैन ग्रंथ में अलग मिलते हैं, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। हमारे रीट में ही डायरेक्ट पूछेगा बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ कौन सा है, भगवती सूत्र। कितने महाजनपद, 16 महाजनपदों की सूची। आप देखो और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो भी बताते हैं आपको। पहला प्रश्न बनेगा, उत्तर भारत में कितने महाजनपद थे, उत्तर भारत में कितने महाजनपद थे, तो आपको ध्यान रखना है कितने महाजनपद थे, तो आपको याद रखना है 15। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, दक्षिण भारत में कितने थे, अब आप जानते हो 16 में से 15 इधर आ गए, तो दक्षिण भारत में कितने महाजनपद थे, तो आपको ध्यान रखना है 1। तो वो एक कौन सा था, उसका नाम भी ध्यान रखना है, अस्मक। ये अस्मक था जो एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। ये जो जनपद था, अब ये उत्तर भारत दक्षिण भारत का मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में, तो जो नर्मदा वाला क्षेत्र था, इसके इधर वाला ये जो भाग है इसको तो हम कहते हैं दक्षिण भारत, और इसके ऊपर का ये जो भाग है इसको हम कहते हैं उत्तर भारत। तो ये बाकी के जो जनपद थे ये हमारे यहाँ उत्तर भारत में स्थित थे, जबकि एकमात्र जनपद था अस्मक जो हमारे दक्षिण में, और दक्षिण में भी कहाँ पे, तो दक्षिण में भी नर्मदा व गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, नदियों के मध्य स्थित था। ये आपको याद रखना है। तो ये अक्सर पूछा गया कि दक्षिण भारत में कौन सा जनपद था, तो ध्यान रखना अस्मक। इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी पोटन, इसकी राजधानी थी पोटन। ठीक है, तो आपसे राजधानी भी पूछी जा सकती है। अब हम सारे जो महाजनपद है और एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताते हैं। एक आपसे पूछ लिया जाएगा सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद, शक्तिशाली महाजनपद, ये पूछ ले सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा था, तो याद रखना मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि ये चारों ओर लगभग पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो ये सुरक्षित स्थिति में था, इस पे जल्दी से कोई आक्रमण नहीं कर सकता था, इसके पास आय के बहुत स्रोत थे, आसपास के छोटे राज्यों को इसने जीत लिया था, जनपदों को, तो इसकी शक्ति काफी विशाल हो गई थी। यहाँ से हमको लोहे की प्राप्ति हुई, तो लोहे की खोज जो होने से यहाँ बहुत सारा लोहा मिला, तो शस्त्र बनने लगे, सेना इकट्ठी की और आक्रमण करके दूसरे राज्यों को इसने अपने अधीन कर लिया। तो ये चीजें आपको कुछ ध्यान रखनी है। उत्तर भारत के कितने, दक्षिण भारत के कितने, सर्वाधिक शक्तिशाली, ये भी मोस्ट है, पूछ लेगा सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन है, तो मगध। आगे हम बात करते हैं, ये जो महाजनपद थे, इन महाजनपदों में दो तरह की व्यवस्था थी, एक तो थी राजतंत्र और एक थी गणतंत्र। एक व्यवस्था थी कि इन राजतंत्र का मतलब है राजा का शासन हुआ करता था, और दूसरी थी गणतंत्र, यानी जनता राजा का चुनाव करती थी। तो जो गणतंत्र थे, कितने गणतंत्र पाए गए, तो आपको ध्यान रखना है 10। उस समय हमको 10 गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है। इस 10 में से भी 8 गणतंत्र वज्जी संघ के नेतृत्व में थे, वज्जी संघ के अधीन, और 2 थे वो थे मल के अधीन। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अगर एग्जामिनर और डीपली में जाएगा तो ये वाला प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछ रखा है, तो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि वज्जी संघ के अधीन कितने गणतंत्र थे,
तो 8 थे। टोटल कितने? 10 थे। मल के अधीन कितने थे? 2 थे। कौन कौन से थे? एक तो पावा के और एक कुशीनारा के। अब आपके क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी टॉपिक रीट में जुड़ गया है, तो आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है। पावा में किसकी मृत्यु हुई थी और कुशीनारा में किसकी मृत्यु हुई थी? जो बौद्ध महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उनकी मृत्यु कुशीनारा के अंदर हुई थी। और महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो जो मोक्ष की प्राप्ति है, जो निर्वाण हुआ था, वो इनको पावा के अंदर हुई थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनारा के अंदर। ये भी प्रश्न पूछे गए और पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको भी विशेष तौर से ध्यान देना है। आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से गणतंत्र थे 10। तो देखो, एक कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य। 2 रामग्राम के कोलिये। 3 अल्पक्कम के बोली। चौथे थे पावा के मल। 5वें थे कुशीनारा के मल, कुशीनारा के मल। 6ठे थे सुषु मार के भग। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। सुसु मार, कोई सुसु कर रहा था, उसको मार के क्या कर लिए? भग लिए, भाग लिए। तो किताबों में भग भी लिखा हुआ है, भाग भी लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रख लेना आप। फिर इसके बाद में आपके पीपली वन के मौर्य, पीपली वन के मौर्य। फिर है वैशाली, वैशाली के लिच्छवी, लिच्छवी है। फिर है मिथिला के विदेह, मिथिला के विदेह। और 10वें है आपके केशपुत के कालाम, केशपुत के कालाम। अब ये देखिए, ये जो दो है, ये दोनों के दोनों मल के अधीन थे। कौन से? पावा और कुशीनारा। इसके अलावा कपिलवस्तु, रामग्राम, अल्पक्कम, सुसुमार, पीपली वन, वैशाली, मिथिला और केशपुत, ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे किसके अधीन थे? ये सारे के सारे आपके वज्जी संघ के अधीन थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पावा और कुशीनारा, और इनसे संबंधित 2 प्रश्न है कि पावा में महावीर स्वामी की और कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो हो सकता है आपसे इनमें मिसमैच करने वाला प्रश्न पूछ ले कि कपिलवस्तु के इस तरह का प्रश्न नेट वगैरह में पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, ऐसे दे देगा एक तरफ ये दे देगा, और इनको मिसमैच करने वाला प्रश्न पूछ सकता है। और आपके आरबीएसई बोर्ड की बुक्स में भी ये दे रखा है, तो ये इस पे भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके पूछ लिया जाएगा कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। तो एक तरफ तो अपन लिख लेते हैं महाजनपद और एक तरफ लिखते हैं इनकी राजधानी। काशी पहले लिख लेते हैं, कौशल, अंग, मगध, वश, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनकी राजधानी लिख लेते हैं, काशी की, वाराणसी, कौशल की, श्रीवस्ती,
अंग की, चंपा, मगध की दो तीन राजधानियां थी। एक थी आपके गिरिवर्ज, ठीक है, एक थी राजगृह। कभी राजगृह आ जाता लिखा हुआ तो ध्यान रखना। एक बार एग्जामिनर ने दे दिया था कुशाग्रपुर, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछ लिया था कुशाग्रपुर, तो हो सकता है पूछ ले। कुशाग्रपुर भी इसी की राजधानी थी। वस की थी कौशाम्बी। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। वज्जी की थी वैशाली। चेदी की थी सुप्तमती। और मल की थी पावा। मल की यहां पे आप लिखो, मल की थी कुशीनारा या कुशावती। कुशावती भी मिलती है और कुशीनारा भी मिलती है, दोनों नाम हमको मिलते हैं। तो ये 9 हो गए। तो ये हो गए महाजनपद और ये उनकी इनकी राजधानी। इसके अलावा हम इधर लिख लेते हैं 10। पांचाल, मत्स्य, अस्मक, अवंती। इसको मैं मिटान देता हूं। मगध की गिरिवर्ज भी थी, राजगृह थी, कुशाग्रपुर थी। इसको आप ध्यान रख लेना, एक बार पूछ लिया था, थोड़ा इसको मिटान देते हैं। ये हो गया आपके 16 महाजनपद। उनकी भी राजधानी लिख लेते हैं। पांचाल की 2 राजधानियां थी। एक थी अहिच्छत्रपुर और एक थी आपके काम्पिल्य। ये दक्षिण की थी, ये उत्तर। पांचाल के 2 भाग हो गए थे, आपने महाभारत में देखा होगा। तो पांचाल के जो उत्तरी वाला था उसकी थी अहिच्छत्रपुर, जो दक्षिण वाला था उसकी थी काम्पिल्य। क्यों हो गए थे वो महाभारत में आप जानते हो कि अर्जुन ने द्रुपद को हरा दिया था और उसका राज्य, आधा राज्य गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पास रखा था और आधा राज्य की ये मेरा मित्र है तो उसको वापस लौटा दिया था, इसलिए इसकी 2 राजधानी हो गई थी। मत्स्य की राजधानी आप जानते ही हो विराटनगर। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछ भी लिया है रीट में कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। ये मत्स्य जनपद हमारे राजस्थान में स्थित है। इसकी और बात राजस्थान वाले टॉपिक में करेंगे। अस्मक ये जो दक्षिण भारत में स्थित है, इसकी राजधानी थी पोटन। कई जगह पोतन भी लिखा हुआ मिलता, पोतन। अवंती की राजधानी थी आपके उज्जैन, ये एमपी के अंदर स्थित है। सूरसेन ये मथुरा में था। और गांधार की जो आपकी राजधानी थी वो थी आपकी तक्षशिला। और तक्षशिला आप जानते हो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। अगर भारत में विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, वो प्रश्न भी पूछा गया है एसएससी वगैरह में कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ध्यान रखना तक्षशिला, शिक्षा का केंद्र तक्षशिला। कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर। तो एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है महाजनपद काल में। सबसे पहला प्रश्न पूछ सकता है उसका टाइम पीरियड 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद। टोटल महाजनपद कितने थे, 16 थे। 16 में से 15 उत्तर भारत में थे। एकमात्र ये वाला जो था अस्मक, इसकी राजधानी पोतन, ये केवल दक्षिण भारत में स्थित था। इसके अलावा हमारे जो सारे महाजनपद है ये उत्तर भारत में स्थित थे। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक महाजनपद किस राज्य में स्थित थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए यूपी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक महाजनपद किस राज्य में स्थित थे, तो ध्यान होना चाहिए यूपी, क्योंकि इनमें से 7-8 लगभग अधिकांश यूपी में स्थित है। ठीक है,
फिर तो काशी की राजधानी हो गई आपके वाराणसी, कौशल, श्रीवस्ती, अंग, तो देखो जैसे अंग हो तो चंपा जैसे, मगध, मगध की गिरिवर जो राजगृह, वश, वश की कौशाम्बी, कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। आपने कुरु कौरव साम्राज्य जो सुना होगा, इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली वाला प्रदेश था, हरियाणा, दिल्ली और मेरठ वाला प्रदेश, उसको इंद्रप्रस्थ कहते थे, ठीक है। इंद्रप्रस्थ से बाद में जाकर के दिल्ली का निर्माण हुआ है। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली, चेदी तो सुप्तमती, मल, मल की राजधानी कुशावती या कुशीनारा। पांचाल की दो राजधानियां थी, अहि छत्रपुर और कांपिल्ले। अगर वो पूछ ले उत्तरी पांचाल की क्या थी तो आपको ये लगाना है, दक्षिण की क्या थी तो फिर ये लगाना है, और अगर इनमें से एक ही दी हुई है तो वो आपको फिर टिक्का ही देनी है। ये लास्ट ईयर पूछ ही लिया। मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। मत्स्य जनपद में अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र आता था, और ये राजा विराट थे, इन्हीं के नाम पे इनको हम विराट नगरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने, आप जानते हो कि पांडवों की सहायता भी की थी अज्ञातवास के समय। अस्मक तो पोटन, और अवंती, अवंती की उज्जैन, सूरसेन तो मथुरा, गांधार तक्षशिला, और कंबोज तो हाटक या राजपुर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कंबोज, क्या कंबोज को हम क्या कहते हैं, हटा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। तो आई होप आपको ये याद हुआ होगा। महाजनपद काल में रीट में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो लगभग इसी में से पूछा जाएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।